गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अ शर्ट इन द मार्केट, हम एक शर्ट की जर्नी पढ़ रहे थे कि किस तरह से एक शर्ट मार्केट तक पहुंचती है, उसको किस किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, उसके बाद एक शर्ट मार्केट तक पहुंच पाती है। और हमने अभी तक के वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो छोटे छोटे वेवर्स है, छोटे छोटे बुनकर हैं, उन्हें किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े व्यापारी उन्हें उनके काम का सही मूल्य नहीं देते हैं, उनके काम की सही प्राइस नहीं देते हैं, उनसे कम कीमत पर कपड़ा खरीदते हैं और ऊंचे दामों पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इसके लिए हम आगे अब हम देखेंगे कि किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है वो किस तरह से इस तरह के वेवर्स की हेल्प करती हैं। देखिए पेज नंबर 96 पर वेवर्स कोऑपरेटिव, किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, सिस्टम होता है। वी हैव सीन इन द वेवर्स आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट्स अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम। हमने जो पुटिंग आउट सिस्टम देखा था, जिसमें वेवर्स को मर्चेंट्स क्या करते थे, माल देते थे, कच्चा माल, और उनसे कपड़ा बनवाकर उन्हें उसकी कम कीमत पे की जाती थी और वही मर्चेंट उसी कपड़े को बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं। वेवर्स कोऑपरेटिव्स आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द मर्चेंट एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर द वेवर्स। कोऑपरेटिव इस तरह के जो वेवर्स जो कोऑपरेटिव है, बुनकरों का इस तरह से जो समिति है, वो क्या करती है, मर्चेंट्स पर, व्यापारी पर डिपेंडेंसी कम कर देती है कि हम किस तरह से व्यापारियों पर कम डिपेंड हो सके। इन अ कोऑपरेटिव people with common interest come together and work for their mutual benefits। कोऑपरेटिव में क्या होता है, वो लोग जिनके समान हित है, समान इंटरेस्ट है, समान काम है, वो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। इन अ वेवर्स कोऑपरेटिव द वेवर्स फ्रॉम अ ग्रुप एंड टेक सर्टन एक्टिविटीज कलेक्टिवली। दे प्रोड्यूस yarn from the yarn dealers and distribute it among the weavers। वो क्या करते हैं, सूत का जो हमने जो धागा देखा था जिसे यार्न कहते हैं, वो लोग यार्न डीलर्स से खरीदते हैं और वेवर्स के बीच बांट देते हैं। द कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग। और जो इस तरह की जो समितियाँ होती हैं वो मार्केटिंग का काम भी करती है कि किस तरह से मार्केटिंग की जाती है। इस तरह की सरकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका यहाँ पर समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो द रोल ऑफ द मर्चेंट इज रिड्यूस्ड। यहाँ पर व्यापारी की भूमिका ख़त्म हो जाती है और जो भी वेवर्स से जिन्होंने कपड़ा तैयार किया था उन्हें उनकी सही कीमत मिलती है। इसी तरह से कई बार सरकार भी इस तरह से वेवर्स की हेल्प करती है, उचित मूल्य की सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसे कि यहाँ पर आपको तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया गया है। तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में जो फ्री जो स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम जो चलाती है, उसके लिए इसी तरह से पावर लूम के जो बुनकर हैं उनसे कपड़ा लेती है। और इसी तरह से सरकार जो भी हैंडलूम्स है और इस तरह से कोऑप्टेक्स नामक दुकान के माध्यम से इस तरह के सामान को बेचती भी है। आपने भी शायद अपने यहाँ पर ऐसी किसी संस्था का नाम देखा हो। हमारे यहाँ पर भी इस तरह की सहकारी संस्थाएं काम करती हैं जो कि इस तरह से कम इंटरेस्ट पर लोन देना, कम कीमत पर ब्याज देना। और अभी जैसे कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग अलग योजनाएं जो चलाई जाती है, उसके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह से हेल्प करती है लोगों की, ताकि उन्हें अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल सके। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक दिल्ली की गारमेंट फैक्ट्री का पिक्चर दिया गया है। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली के पास एक गारमेंट फैक्ट्री है। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पर वो रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है। फैक्ट्री में गारमेंट जो है वो यहाँ पर रखा गया है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर
काम करती हुई दिखाई दे रही है। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। यहाँ पर देखिए आपको फैक्ट्री में बताया गया है कि इस तरह की जो फैक्ट्रीज होती है, यहाँ पर जो भी फैक्ट्री के जो मालिक हैं ये लोग क्या करते हैं, जब इनके वहाँ पर काम अवेलेबल होता है तभी अपने यहाँ पर वर्कर्स को रखते हैं, और जब भी इनका काम कंप्लीट हो जाता है तो वर्कर्स को रिमूव कर देते हैं, उन्हें काम से हटा देते हैं। और यहाँ पर महिलाओं को अधिक से अधिक नौकरी के लिए रखा जाता है। जैसे कि गारमेंट फैक्ट्री है तो धागे काटने का काम है, बर्तन टाकने का काम है और प्रेस करने के काम है। इस तरह के काम के लिए महिलाओं को रखा जाता है और बहुत कम उन्हें पेमेंट दिया जाता है। यहाँ पर आपको पीछे प्राइस भी दी गई है कि कितना इन्हें पेमेंट किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट टू वर्कर्स पर मंथ दिया है। टेलरिंग का जो काम करते हैं उन्हें 3000 रुपये, आयरिंग का मतलब जो प्रेस करते हैं उन्हें 1.50 मतलब 1.5 रुपये पर पीस के हिसाब से उन्हें दिया जाता है पैसा। चेकिंग के लिए जो वर्कर्स हैं उन्हें 2000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। एंड थ्रेड कटिंग के लिए यहाँ पर, और उसके अलावा जो भी बटन लगाने के लिए जो वर्कर्स रखे जाते हैं उन्हें 1500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। 3000, 2000, 1500 ये क्या है, बहुत कम है। और उन्हें इसके लिए बहुत ही मिनिमम यहाँ पर पेमेंट किया जाता है, जबकि वहाँ पर उन्हें वर्क दिन भर करना होता है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए बच्चों आपको एक शर्ट का पिक्चर दिया गया है जिसमें परचेज 300, स्टोरेज 200, एडवर्टाइजिंग 400 एंड प्रॉफिट 900 मिलाकर यहाँ पर आपको शर्ट की कीमत दी गई है। मतलब ये शर्ट टोटल कितने रुपीज़ की है, 1800 रुपीज़ की है। और 1800 रुपीज़ में से अगर हम देखें तो इसे ख़रीदा कितने में गया था, 300 रुपीज़ में। उसे स्टोरेज करना मतलब उसको एक जगह पर व्यवस्थित रखना, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करना, प्रॉफिट उस पर अर्न करना, उसके बाद इस शर्ट को 1800 रुपीज़ में मार्केट में बेचा जाएगा। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, देखकर भी हम शर्ट को देखकर भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किसे मिल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लास्ट में जो शर्ट को बेच रहे हैं उन्हें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। इसके पहले जो धागा जिन्होंने बनाया, कॉटन जिन्होंने उगाया, धागा जिन्होंने बनाया, कपड़ा जिन्होंने बुना, उन्हें कम से कम पैसों में उनसे माल खरीदा गया, उनसे काम करवाया गया, और जब पूरी तरह से शर्ट बनकर तैयार हुई तो उसका प्रॉफिट किसे मिला, जिसने उस शर्ट को सुपरमार्केट में सेल किया। हु आर द गेनर इन द मार्केट। अब हम देखेंगे बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। हमने अभी तक देखा कि किस तरह से मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए शर्ट को कितनी सारी प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ा। जैसे कि हमने देखा कॉटन से धागा बना, किस तरह से कॉटन से जो शर्ट बनी वो सुपरमार्केट के जो भी बायर्स हैं, जो भी खरीदार हैं, वहाँ तक पहुँची। और इस कड़ी में खरीदना और बेचना जो हमने देखा गया, तो इसमें किसने सबसे अधिक लाभ कमाया होगा। जैसा कि हमने पूरे चैप्टर में हमने देखा कि कॉटन कम कीमत पर खरीदकर, कपड़ा कम कीमत पर खरीदकर जब उससे शर्ट तैयार हुई तो उसे ऊंचे दामों पर बेचा गया। अब हम देखेंगे मार्केट एंड इक्वलिटी, मार्केट बाजार और समानता। तो बच्चों अभी तक की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एक शर्ट जब बनकर मार्केट में पहुंची तो उसका प्राइस किस तरह से बहुत अधिक हो गया। और जहाँ पर छोटे छोटे जो किसान थे जिन्होंने कॉटन का उत्पादन किया, रुई का उत्पादन किया, जिन्होंने धागा बनाया, जिन्होंने धागे से कपड़ा बनाया, उन लोगों को कम प्राइस उसका दिया गया। और उसके बाद जब हमने देखा कि किस तरह से फैक्ट्रीज़ में जब कपड़ा बनता है, जब
जब सिले हुए जब वहाँ पर कपड़े तैयार होते हैं तो वहाँ पर जो छोटे छोटे जैसे कि हमने वर्कर्स देखे उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती है, बहुत कम उन्हें पेमेंट दिया जाता है। और जो भी हमने निर्भरता देखी थी कि किस तरह से छोटे किसान हैं या छोटे जो वेवर हैं, छोटे बुनकर हैं, वो किस तरह से बड़े बड़े लोगों पर डिपेंड रहते हैं, ब्याज पर उनसे पैसा लेते हैं मशीनरीज़ के लिए, अपने खेतों में रुई उगाने के लिए, कपड़ा बुनने के लिए जो लूम्स में जो मशीनरी ली थी वो किस तरह से उन्होंने ब्याज पर ली थी और किस तरह से डिपेंडेंसी निर्भरता लोगों की, गरीब लोगों की बड़े बड़े उद्योगपतियों पर होती है। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से जो भी लाभ है, जो भी प्रॉफिट है, उसका समान वितरण बाज़ारों में नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कपड़ा मार्केट, एक कपड़े की फैक्ट्री के तौर पर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा था। और इसी निर्भरता के कारण जो भी बाज़ारों में, मार्केटों में क्या होता है, गरीबों का शोषण होता है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए जैसे कि हमने सहकारी संस्था के बारे में पढ़ा, इस तरह से सहकारी संस्थाएं बनानी चाहिए जो इस तरह से लोगों की मदद करें, उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराए और उनसे बना हुआ माल जब बाज़ारों तक पहुँचे तो सभी को समान रूप से उसका लाभ प्राप्त हो। आज के चैप्टर में हमने ये देखा। अगले चैप्टर में हम इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।